अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत ख़त्म हो गई। मुल्क भर में एक्शन शुरू कर दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए अफगान बाशिंदों की निशानदही कर ली गई। कराची और सखर से 10 अफराद गिरफ्तार किए गए। इस्लामाबाद से 2 बसें 64 अफगान बाशिंदों को लेकर तुरखम रवाना हो गईं। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। कोई गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर अब नहीं ठहर सकता। सबको पकड़ पकड़ कर उनके मुल्कों में भेजा जाएगा। मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 पर अमल का हुक्म। वजारत दाखिला ने सूबों को हिदायत जारी कर दी। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए अफगान बाशिंदों की निशानदही कर ली गई। मुल्क में 49 होल्डिंग पॉइंट्स पर जांच पड़ताल का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरजेंसी नंबर 1700 भी जारी कर दिया। सूबे में 3 लाख अफगान शहरियों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। कोयटा से 30,000 अफराद की वतन वापसी की तस्दीक कर दी गई। सिंध में 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदही। सखर और कराची में क्रैकडाउन के दौरान 10 अफराद धर लिए गए। इस्लामाबाद से 2 बसें 64 अफगान बाशिंदों को लेकर तुरखम रवाना हो गयी। हुक्काम के मुताबिक अब तक 1,04,500 अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी, रुकने वाली नहीं। आज 100 अफराद को हिरासत में लिया। पनाह देने वाले भी कानून की इज्जत में आएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अशरकज़ई कहते हैं माफिया और कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से गैर मुल्की अफराद दहशत गर्दी में मुलव्वस थे। से कार्रवाई शुरू हुई है और अभी तक हमने तकरीबन 100 लोगों को डिटेन किया है। बाज़ माफिया और मुफाद परस्त सियासतदान मौजूदा सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ख़बरदार करते हैं कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिसका नुकसान उन्हें कल उठाना पड़े। इसके अलावा अभी तक जो लोग वॉलंटियरली चमन बॉर्डर से गए हैं उनकी तादाद 35,000 तक पहुंच चुकी है। अभी तक जो हमारे पास तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग एविक्ट हुए हैं उनका हमने जो डेटा चेक किया है, किसी ने भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई। उन्होंने यहाँ तो बेनामी किसी के नाम पे करवाई हुई है, यहाँ वो रेंट पे यहाँ पर रह रहे थे। हाउएवर अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं तो उसको हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपने नाम पे बहके सरकार जब्त करते हैं टेम्परेरीली जब, और उसके ऊपर एक प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट प्रोसीडिंग। वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। जगह जो है उसको हम सील कर देंगे, उसकी इन्वेंट्री जो है एक मैजिस्ट्रेट साहब बना लेंगे। और कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस की भारी नफरी सोराब गोट के करीब अफगान बस्ती में दाखिल हो गई। घर घर तलाशी के दौरान 25 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक अलासफ स्क्वायर और अतराफ में भी ऑपरेशन किया जाएगा। खत्म हुई वतन वापसी की डेडलाइन। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए खिंच गई रेड लाइन। कोई गैर मुल्की बगैर दस्तावेज़ात नहीं रह सकता। हुकूमती हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। कराची में पुलिस का सराब गोट और अतराफ में ऑपरेशन। भारी नफरी अफगान बस्ती में दाखिल हो गई। घर घर तलाशी। 25 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। पकड़े जाने वाले अफराद से शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए। SSP ईस्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद होल्डिंग कैंप में रखे जाएंगे। मरहलावार ये ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन को गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम थे उनको डिटेन करके यहाँ से ट्रांजिट सेंटर पे जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और उस ट्रांजिट सेंटर पे उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। रजिस्टर्ड करने के साथ साथ उनकी जो कानूनी तकाज़े हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा और फिर उनको वहाँ से फर्दर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा चमन बॉर्डर तक। पुलिस के मुताबिक अलासफ स्क्वायर और अतराफ में भी कार्रवाई होगी। इलाके में बड़े पैमाने पर गैर मुल्कियों की मौजूदगी की इत्तलात हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज नहीं होंगे। पनाह देने वालों पर पर्चे कटेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने खबरदार कर दिया। बोर्ड से गुफ्तगू में कहा कि पहले मरहले में बगैर दस्तावेजात वालों को निकालेंगे। UN में रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हमारे मेहमान हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। कट गई हुई हैं, जो जेल में केस चल रहे हैं वो तो जेल में ही रहेंगे और जिस वक्त बाद इनके जेल का जो भी फैसला कोर्ट का था उसका हम उनको रिपोर्ट कर देंगे। लेकिन इसके बाद अब हम किसी की FIR नहीं काटे क्योंकि फेडरल कम ने फैसला कर लिया कि इनको डायरेक्ट हमने चेक करके और अपने मुल्कों में रवाना कर दिया। अब इनकी FIR कटेगी
हाँ FI उनकी कटेगी जो इनको पनाह देते हैं, जो इनको रखते हैं, उनके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। ये फेज 1 में हम इनको निकालेंगे, कोई डॉक्यूमेंट, फेज 2 में भी निकालेंगे जिन्हें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो भी वेरीफाई हो। जो भी अगर गलत साबित होंगे तो उन सबको डिपोर्ट करेंगे। सिर्फ वो अफगान रिफ्यूजीज जो कि यूनाइटेड नेशंस और हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के पास रजिस्टर्ड है 1.4 मिलियन, वो यहाँ हमारे मेहमान रहेंगे, उनको कोई टच नहीं करेगा। लाइक वाइज नागरिक रजिस्टर्ड लोग हैं तकरीबन मेरे ख्याल में सिंध में सब 65-70 हज़ार हैं, अच्छा वो रहेंगे। इसके अलावा किसी के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिए जाने वाले गैर मुल्कियों को बस के जरिए होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार उस बस के बाहर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा, कैसे मनासिर इस वक्त आप देख रहे हैं? शराब बोर्ड की तरफ से हिरासत में लिए जाने वाले तकरीबन 31 अफराद हैं जिन्हें एसपी शराब बोर्ड के दफ्तर से अब यहाँ से होल्डिंग कैंप मुंतकिल किए जाने का अमल शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बस के अंदर बड़ी तादाद में ये गैर मुकामी जो लोग हैं जो यहाँ पे मुकीम थे, ऑपरेशन की डेडलाइन खत्म होने के बाद जो है वो इस ऑपरेशन के दौरान इनको हिरासत में लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इनको हिरासत में लिया गया। इतराफ के शराब बोर्ड और जमाली बोर्ड, इसके अलावा मच्छर कॉलोनी और अफगान बस्ती के तरफ से अफराद को हिरासत में लिया गया। इसको यहाँ से आप देख रहे हैं कि बंद कर दिया गया है, तमाम गेट को बंद कर दिया गया है। जो हिरासत में लिए जाने वाले अफराद हैं इनको होल्डिंग कैंप में ले जाने के बाद इनके कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि SSP का कहना है कि शराब बोर्ड और सुपर आई के तरफ में अब भी जो है वो सर्च ऑपरेशन। शुक्रिया खुर्रम हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और पेशावर जेल से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पेशावर होल्डिंग पॉइंट मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वापस अपने वतन रवाना किया जाएगा। गैर मुल्की कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम ने हमेशा ताउन किया और अब खुशी खुशी अपने मुल्क जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। पेशावर सेंटर जेल से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को जो है वो पेशावर होल्डिंग पॉइंट मुंतकिल कर दिया गया है और उनसे बात करते हैं जो कि मेरे साथ मौजूद है। जी बताइए, आप लोग वापस अपने वतन जा रहे हो, पाकिस्तान के ताउन को किस तरह देख रहे हो और कितनी खुशी हो रही है जब आप अपने मुल्क वापस जा रहे हो? हम लोग तो बहुत खुश है, अपना मुल्क जा रहे हैं, अब मुल्क आबाद हुआ, अभी इस्लामी हुकूमत आया मुल्क में, बहुत अच्छा हुआ। और हमारा पैदाइश इधर पाकिस्तान में हुआ, हम लोग पाकिस्तान ने बहुत इज़्ज़त दिया, बहुत अच्छा सुकून दिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना मुल्क जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गैर कानूनी गैर मुल्की है वो अपने वतन वापसी पर काफ़ी खुश है और उनको हर वो सहूलत फराहम की जो उनको चाहिए और अब वो काफ़ी खुश है जो अपने वतन वापस नहीं कर लिया जाएगा। मेरे खिलाफ अब क्या कानूनी कार्रवाई होगी, मुझे जिला वतन तो नहीं कर दिया जाएगा, ये और बहुत से सवाल तारकीन वतन के जहनों में उठ रहे हैं जिनके तसल्ली बख्श जवाब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल, मैं POR कार्ड होल्डर हूँ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया जाएगा? जवाब, नहीं। अगर आप POR कार्ड होल्डर हैं और आपने अपने कार्ड की तजदीद की है तो आपको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल, मैं POR कार्ड होल्डर हूँ लेकिन मेरे खानदान के कुछ अफराद के पास POR कार्ड नहीं है, क्या उन अहले खाना को मुल्क बदर कर दिया जाएगा? जवाब, गैर रजिस्टर्ड कुंबे के अफराद जिनके पास FRC हैं को मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। तीसरा सवाल, मैं अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर हूँ, क्या मुझे जिला वतन कर दिया जाएगा? जवाब, नहीं, आपको मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। चौथा सवाल, मैंने वीजे पर पाकिस्तान का सफर किया है और मेरे वीजे की मियाद खत्म हो चुकी, अगर मैं फीस और जुर्माना अदा करता हूँ तो क्या मुझे रहने की इजाजत दी जाएगी? जवाब, अगर आपके पास दुरुस्त वीजा नहीं है या आपको वीजे की तौसी से इनकार कर दिया गया है तो मुल्क में आपका कयाम गैर कानूनी है। ताहम अगर वीजे में तौसी कर दी गई है तो आप वीजे की मियाद तक रह सकते हैं। पांचवा सवाल, मैं रजाकाराना तौर पर अपने आबाई मुल्क जा रहा हूँ, क्या मेरा कारोबार, जायदाद और गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएंगी? जवाब, जो कारोबार में मुलव्विस हैं उन्होंने इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मी अपने खतरे और कीमत पर की है, उन्हें कानूनी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है।
छठा सवाल, मेरे खानदान का एक रुकन है जो पाकिस्तान में ज़ेर इलाज है, क्या उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा? जवाब, ऐसे अहले खाना जो आउटडोर मरीजों के तौर पर ज़ेर इलाज हैं, उन्हें जाना पड़ेगा, जबकि वो मरीज जो फिलहाल अस्पतालों में दाखिल हैं, उन्हें डिस्चार्ज होने पर वापस भेज दिया जाएगा। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत दिफा की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसले के खिलाफ पहले 9 नजरसानी दरख्वास्तें आईं, फिर सब ने अचानक दरख्वास्तें वापस ले लीं। क्या नजरसानी दायर करके वापस लेना कोई मजाक है? चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब बताएं किसने कहा दरख्वास्त दायर करने का? आप हमें नहीं बताते तो फिर आप भी इंक्वायरी कमीशन में जाएंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, मजीद आज समाअत में क्या हुआ है? मुदस्सिर, जब से समाअत का आगाज़ हुआ है, चाहे वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल हो, इलेक्शन कमीशन हो, पैमरा हो, अदालत बार बार एक ही सवाल सबसे करती जा रही है कि किसके कहने के ऊपर नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी। सबका यही मौक़िफ़ है कि उन्हीं का अपना ये फैसला था। बार बार अदालत कहती है कि वाज़े बताएं, एक साथ 9 दरख्वास्तें, क्या ये हुस्न इत्तफ़ाक़ था कि 9 लोगों को, 9 मुख्तलिफ इदारों को जिनमें सियासी जमातें भी शामिल हैं, उन्होंने कह दिया कि नजरसानी दरख्वास्तें दायर करनी है क्योंकि फ़ैसला अदालत का दुरुस्त नहीं है। अब जब अदालत ने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया तो तमाम ही अफराद ने एक साथ वापस ले ली। क्या किसी ने हुक्म दिया था नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने का? इसी हवाले से चेयरमैन पैमरा और उनके वकील को भी काफ़ी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी काफ़ी सख्त सवालात का सुप्रीम कोर्ट में सामना करना पड़ा है, ना सिर्फ नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने पर बल्कि तहरीक लब्बाइक की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो दस्तावेज़ात अदालत ने मांगी, उस हवाले से खासकर उनकी 15 लाख रुपये की जो ममनुआ फंडिंग है, उसको जब इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में पीनट्स लिखा कि ये इतनी गैर मामूली है कि जिसको फ़ौरन फंडिंग डिक्लेयर करके कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, 15 लाख रुपये एक सियासी जमात के लिए कुछ भी नहीं है। जजेस का ये कहना था टोटल 50 लाख रुपये की उनको फंडिंग मिली थी, जिसका 30% हिस्सा वो है जो फ़ौरन फंडिंग था, जो आइन के खिलाफ भी है और इसके ज़राए भी उनकी जानिब से नहीं बताए गए। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि वो तरीके लब्बैक के हवाले से अपना जो ऑर्डर था 2019 का, उसके ऊपर नजरसानी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जुल्करनैन इकबाल, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद मुराद अली शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी से गिला नहीं है हमारा, मेरे साथ मेरे काबीना के कुछ वज़रा भी हैं। हमारा एक तजुर्बा है हुकूमत चलाने का और मैं चाह रहा हूँ कि उस तजुर्बे का, इसलिए कि मुझे लगता ये है कि ये निगरान हुकूमतें जो हैं वो गैर तजुर्बाकार, शिकायत नहीं है, हम भी, हर इंसान कहते हैं ना, यू लर्न फ्राम दी क्रेडल टू द ग्रेव, हर वक्त सीखने का मौका दायम होना चाहिए। अगर किसी की अच्छी सलाह मिले, मशवरा मिले तो उस पर अमल करना चाहिए। ख़ास तौर पे सूबा सिंध के साथ जो इस वक्त हो रहा है, और ख़ास तौर पे सूबा सिंध इसलिए कहूँगा कि हमारे सूबे ने 2022 में जो सैलाब आया था, आप सबको याद है, अभी तो 1 साल भी उसको नहीं हुआ उन तबाहकारियों को ख़त्म हुए ख़त्म तो नहीं हुई, लोग जो उससे हुए थे अफेक्ट, उनके अभी तक हालत वैसी है। 70% सूबा पानी के अंदर डूब गया था, 24 अजला को हमने आफतज़दा करार दिया था, 1100 के करीब अमवात हुई, 8,000 साढ़े 8,000 से ऊपर लोग इंजर हुए, तकरीबन 4 मिलियन एकड़ ज़मीन जो काश्तकार थे उनको नुकसान हुआ, क्रॉप सारा गया और 21 लाख घर तबाह हो गए। जो एक असेसमेंट की थी नुकसानात की और उनको बेहतर करने की उस लेवल पे, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह किया कि किसी एजेंसी को शहरियों की फ़ोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत से मुताल्लिक मुशावरत के बाद रिपोर्ट जमा कराएं।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में लिखा कि अदालत ने सवाल किया कि शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना से इससे मुतालिक मुशावरत करके रिपोर्ट जमा कराएंगे। अदालत ने कहा हुकूमत के जवाब के मुताबिक किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसा करने के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए कि क्या फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी गई या इस सिलसिले में वारंट हासिल किए गए। अदालत ने कहा यह तस्लीम नहीं किया जा सकता रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी या गैर रियासती अनासर ने मुल्क के आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड कर ली। और अब बात करेंगे इजरायली दहशतगर्दी की जो अभी तक नहीं थमी है। सहूनी दरिंदों ने जबालिया कैंप पर क़यामत ढा दी। तैयारों ने एक टन के अमरीकी साख्ता 6 मिसाइल गिराए। शहदा की मजमूई तादाद 8,625 तक जा पहुंची। नेतन्याहू हुकूमत ने हमास से लड़ाई में 9 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 3 इमदादी कारकुन इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम थम न सके। जबालिया कैंप में निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। बेघर बेआसरा अफराद पर एक टन के अमरीकी साख्ता 6 मिसाइल गिराए गए। हमले में खवातीन और बच्चों समेत 50 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने हमले में हमास कमांडर इब्राहिम बरहाई की शहादत का दावा कर दिया। वहशियाना हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 8,525 तक जा पहुंची। 7 अक्टूबर से जारी कार्रवाइयों में 23,000 अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने ज़मीनी हमले की नाकामी के बाद फिज़ाई हमले तेज कर दिए। नेतन्याहू हुकूमत ने हमास से लड़ाई में 9 फौजी मारे जाने की तस्दीक कर दी। कलकीलिया में भी वक्फे से झड़पें जारी हैं। फसा का निस्फ हिस्सा खंडरात में तब्दील हो गया। रिहायशी कंपाउंड्स के अलावा अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। फास्फोरस बम गिराए जाने के भी शवाहिद सामने आए हैं। शहर में इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल कर दी गई। वस्ती गज़ा में बमबारी से 13 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली जहरियत से मुतासरा एक घर से 18 लाशें निकाली गईं। खान यूनिस पर 2 इमारतों पर हमले में शहादतों की तादाद 12 हो गई। मगरबी किनारे के शहर जनीन में एक फलस्तीनी को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 3 इमदादी कारकुन इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। जान गंवाने वाले इमदादी कारकुनों की तादाद 67 तक जा पहुंची। आपको बताएं कि सेनेट ने इजरायली जारहियत के खिलाफ और अहले फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीक जुर्म हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ है और रहेगा। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी काबिल मुज़म्मत। किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीक जुर्म हैं। अहले फ़लस्तीन से सारे यकजहती के लिए सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली। Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the resolution is passed unanimously. करारदाद मुस्लिम लीग नून के सागदार ने पेश की। मुतालबा किया गया गज़ा में इसराइली जहरियत फौरी बंद की जाए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। Full access of Gaza to all international humanitarian organizations so that relief supplies and water can be supplied to the beleaguered citizens of Gaza, and further demands an end to Israeli aggression and occupation. अरकान सेनेट ने सारे ख्याल में सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। उम्मत मुसलमा के किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा फ़लस्तीन के साथ हैं और रहेंगे। मैं इस ऐवान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और अवाम की जानिब से एक मरतबा फिर ये इयादा करता हूँ कि हम फ़लस्तीन के अवाम के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और आइंदा भी हमेशा उनके साथ रहेंगे। करारदाद की मंजूरी के बाद अवान बाला का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Wednesday, the 1st November 2023. Signed Chairman Senate. और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान को फतह नसीब हो गई। बाबर 11 ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 205 रन का हदफ 33वें ओवर में हासिल करके रन रेट भी बेहतर कर लिया। फखर जमान को 81 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के 4 मैचेस में मुसलसल शिकस्त, शाहीनों का पलट कर वार, बंगाल टाइगर्स साबित हुए रेत की दीवार। ग्रीन शर्ट्स असलहे खाने का हर हथियार, हरीफ पर किया कारी वार। बांग्लादेश के खिलाफ टाकरे में पाकिस्तान टीम बदले हुए रूप में नजर आई। बंगाल टाइगर्स के लिए फतह की जानिब जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। 205 रन हदफ के कामयाबी से ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने भी भरपूर हिस्सा दिया। 128 रन का ओपनिंग स्टैंड देकर पाकिस्तान की मैच में पोजीशन मुस्तहकम कर दी। फखर जमान ने 81 और अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन स्कोर किए। बाबर आजम सिर्फ 9 रन बना सके। इससे पहले बांग्लादेश की टीम 204 रन बनाकर आउट हो गई। महमूदुल्लाह 56 रन के साथ नुमाया रहे। इनके अलावा लटन दास ने 45 और कप्तान शकीबुल हसन ने 43 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी और वसीम जूनियर ने 3-3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर ने 1-1 शिकार किया। फखर जमान ने दुनिया क्रिकेट के टॉप 7 बल्लेबाजों की मुनफरिद फहरिस्त में जगह बना ली। 50 एक रोजा मैचेस में 45 की औसत और 90 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में फखर जमान 7वें नंबर पर आ गए। लिस्ट में भारत के विराट कोहली की टॉप पोजीशन है। इसके बाद रोहित शर्मा दूसरे, AB डिविलियर तीसरे, डेविड वार्नर चौथे, सर विवियन रिचर्ड 5वें नंबर पर हैं। क्विंटन डिकॉक की 6ठी और फखर जमान की 7वीं पोजीशन है। इंडिया में मौजूद पाकिस्तान टीम के जराए ने इस बात की तरदीद की है कि स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को स्क्वाड से रिलीज किए जाने पर गौर किया जा रहा है। टीम जराए के मुताबिक शादाब खान की फिटनेस पर मेडिकल टीम काम कर रही है, जिसकी सिफारिशात की रोशनी में कोई फैसला किया जाएगा। इस हवाले से कोई भी बात करना क़ब्ल वक्त होगा। शादाब खान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फील्डिंग करते हुए गर्दन पर चोट लगने की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे। टीम ज़रा के मुताबिक नौजवान स्पिनर अबरार अहमद की स्क्वाड में शमूलियत की खबरों में भी कोई सच्चाई नहीं। अब PCB की जारी करदा वीडियो में फ़खर जमान और शाहीन आफरीदी ने खूब शुगल मेला लगाया। फ़खर जमान ने फुलझड़ी छोड़ी तो शाहीन आफरीदी अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सके। शाहीन आफरीदी के सवाल का जवाब देते हुए फखर जमान ने कहा कि टीम की जीत में हिस्सा डालने की हमेशा कोशिश होती है। और यहाँ आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी है। इब्तिदाई तौर पर न्यूजीलैंड ने प्रोटीज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट 38 रन पर गिरी जब कप्तान तमेबिया बोवामा 24 रन बनाकर आउट हो गए। कीवी कप्तान केन विलियमसन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब नहीं है। विकेट कीपर बैटर टॉम लैथम उनकी जगह टीम की क़यादत कर रहे हैं। मार्के में न्यूजीलैंड की शिकस्त पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के इम्कानात बढ़ा दी। और खबरों में आगे बढ़ें तो अब आपको बताएं कि ज़िला कुरम में जारी कबायली तसादुम में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। अराजी तनाज़ा निपटाने के लिए खुसूसी लैंड कमीशन का काम मुकम्मल होने को है। जिला कुरम में जारी कबायली तसादुम में मुतादिद घरानों के चिराग बुझ गए। झड़पों में 105 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। झड़पों में कबाइल एक दूसरे के खिलाफ भारी और खुदकार हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाके में आमदोरफ्त के रास्ते, तालीमी इदारे, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए इकदाम शुरू कर दिए। अराजी तनाज़ा निपटाने के लिए खुसूसी लैंड कमीशन का काम मुकम्मल होने को है। दोनों अतराफ के कबायली अमायदीन बशमूल कोहाट जिरगा ने भी अमन अमान के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि बाज़ अनासिर के मनफी प्रोपेगेंडे पे कान न धरें। कराची में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 60 नए हाइड्रेंट खोलने का फैसला कर लिया। नए हाइड्रेंट सब हाइड्रेंट के तौर पर खोले जाएंगे। इस सिलसिले में तजवीज़ कॉरपोरेशन बोर्ड को पेश की जाएगी। मज़ीद जानेंगे कराची में अपने नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। वजाहत आगाह कीजिएगा, अब हाइड्रेंट्स नए खोले जा रहे हैं, क्या इस हवाले से अपडेट्स हैं? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूं, कराची शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आई थी तो शहर में पानी की आवाम को किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा, जिसके बाद कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से बनाए गए 7 हाइड्रेंट के ऊपर टैंकर्स की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद आवाम को GPS के जरिए 1 घंटे में मिलने वाला टैंकर 2 से 3 रोज में मिल रहा था। जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन के MD की जानिब से एक प्रपोजल तैयार किया गया है जो वाटर कॉरपोरेशन के बोर्ड को पेश किया जाएगा, जिसके अंदर 7 नए सब हाइड्रेंट खोलने की
गुजारिश की गई है, जिसके ऊपर बोर्ड की जानिब से कल या परसों इसकी अप्रूवल दी जाएगी, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 नए सब हाइड्रेंट खोले जाएंगे जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स को ही दिए जाएंगे, ताकि कराची की आवाम को पानी की फराहमी में आसानी पैदा की जा सके, ताकि सब GPS के थ्रू 1 से 2 घंटे के अंदर सस्ते रेट के ऊपर कराची की आवाम को पानी उनकी दहलीज पर फराहम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया वजाहत अली, आप दी हमें तफसीलात से आगाह करने। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि क्या मेयर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। वकील जमात इस्लामी ने कहा कि मेयर इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मेयर कराची अपनी मुहिम में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का वोट इब्राहिम हैदरी और केमाड़ी में रजिस्टर्ड नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 3-3 नशिस्तें, पोलिंग 5 नवंबर को होगी। शहर के मुख्तलिफ यूसीज में भी जनरल अरकान की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। यूसी 13 क्लिफ्टन से चेयरमैन की नशिस्त के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यूसी 13 क्लिफ्टन से चेयरमैन के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूर सलाम मैदान में होंगे। ज़िला मलीर यूसी 8 इब्राहिम हैदरी की चेयरमैन की नशिस्त पर मुर्तज़ा वहाब बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात में नौजवान समेत 2 अफराद की जान चली गई। कराची में 4 मुख्तलिफ मकामात पुलिस की डाकों से मुकाबले हुए। मुकाबलों में 6 डाकों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। कराची में जुर्म और कानून का मुकाबला। सरचानी टाउन सेक्टर 7B के करीब नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से नौजवान हसीब की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक नौजवान मुलाजमत से वापस आते हुए नामालूम गोली का निशाना बना। उधर बिन कासिम के इलाके में खानदानी दुश्मनी पर गुल अहमद नामी शख्स को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। लांडी 36B में पुलिस ने डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में मुल्ज़िमान उमर बादशाह और सदाकत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। राशिद मनास रोड पर लाल फ्लैट्स के करीब भी 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं की शनाख्त रिजवान और साजिद के नामों से हुई। उधर करीमाबाद रेलवे फाटक के करीब गुलबर्ग पुलिस ने एक मुल्ज़िम बिलाल को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मुल्ज़िम फरार होने में कामयाब हो गया। किमाड़ी बादशाह खान रोड के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू साहिद को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असला और लूटा गया माल भी बरामद कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, खबर देंगे आपको लाहौर हाई कोर्ट से, जहां शहर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया गया। काला धुआं छोड़ने वाली सनतों को सील करने की हिदायत कर दी गई। रिमार्क्स दिए, स्मॉग हम सब के बच्चों का मसला है। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए बड़ा इक़दाम। शहर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया। स्मोक का बाइस बनने वाली सनतों को सील करने के अहकामात जारी किए। मुलाजमीन को साइकिल पर दफातर बुलाने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैक्ट्रियों को सील करके डी सील न किया जाए। तलबा को कारखानों को इत्तला देने से मुतालिक आगाही फराहम की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने कमिश्नर लाहौर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर का क्या हाल कर दिया, इस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप शहर के मालिक हो, आप कुछ कर सकते हो। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। पहले स्मोक नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी, अब अक्टूबर में शुरू हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की वजह भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, धान की फसल जलाने से पैदा होने वाली आलूदगी, भारत से आने वाला धुआं और ट्रांसपोर्ट का धुआं शामिल है। 9 मई के मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों से सजाएं मिलनी चाहिए। अवाम ने मुतालबा कर दिया, कहा पाकिस्तान के असासों पर हमला मुल्क दुश्मनी है। फौजी अदालतें इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फैसले पर नजरसानी करे। मिलिट्री अदालतों में होने चाहिए। जो लोग 9 मई में मुलविस थी उसको आर्मी के तहत डील कर देना चाहिए। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में इस हद तक तो जो दहशतगर्दी हो रही है उनके हवाले से तो 100% मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। मुल्क दुश्मन अनासिर की जो बड़े बड़े केसेस है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों पे सबका इत्मीनान है और सबका भरोसा है। 9 मई के वाक़यात के जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में जाने चाहिए। जो शख्स भी पाकिस्तान के असासों को या इदारों को छेड़ेगा
या उनसे मजाक करेगा या उनको गाली देगा या उनकी बेरुमती करेगा, उसको सज़ा उसके कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। मिलिट्री फौज में फैसला होना चाहिए बस। इस तरह की जो भी कोई भी एहसास हैं, उनको अगर कोई बंदा हिट करता है तो वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ समझा जाएगा। वो उनका हल यही कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। 9 मई में जो भी मुलविस हो, सियासी हो गैर सियासी हो, जो भी इसमें मुलविस उसको सजा देनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात हैं, उसके जितने भी जिम्मेदार हैं उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और मिलिट्री कोर्ट में होने चाहिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड IR में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में PhD स्कॉलर्स और सहाफ़ियों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में फैक्टर फॉर जनूबी एशिया के खित्ते पर इसके असरात और ख़ास तौर पर खित्ते में हिंदुस्तान के मनफी किरदार का भी जायज़ा लिया गया। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं अनवर अब्बास से। जी अनवर, आगाह कीजिएगा, कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं? बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जनूबी एशिया पर असरात के हवाले से थी, जिसमें कि बड़ी तादाद में न सिर्फ PhD स्कॉलर्स बल्कि माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के खिताब में डॉक्टर जफर नवाज जसपाल ने FATF से मुतालबा किया कि भारत को पूरी तौर पर ग्रे लिस्ट में डाला जाए। भारतीय इदारों पर आलमी दहशतगर्द और ड्रग्स माफिया का कंट्रोल है, जो कि अक़वामे आलम के लिए खतरा है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरने के बावजूद भारत का ग्रे लिस्ट से बचना जो है तशवीशनाक है। डॉक्टर फातिहुद्दीन ने ये बताया कि भारत की रियल स्टेट मार्केट दुनिया की ब्लैक मनी का गढ़ बन चुकी है, जबकि यूरोपियन ड्रग माफियाज भी अपनी रकूम की तस्दील के लिए भारत की क्रिप्टो मार्केट इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में जगह जगह पे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स मौजूद हैं क्रिप्टो करेंसी की रकूम निकलवाने के लिए, जिसकी वजह से इसका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन करना इंतहाई मुश्किल है। डॉक्टर राजा काशिफ हमें अनवर अब्बास तफसीलात से आगाह करने के लिए। कुदरती हुस्न से माला माल को डीजी का 3 सदियों पुराना मेहरानू जंगल, जहां जानवर और परिंदे नस्ल दर नस्ल आबाद हैं। शदीद बारिशों से तारीखी जंगल को नुकसान पहुंचा है। मजीद जानते हैं गुलाम उल्ला सियाल की इस रिपोर्ट में। तीतरों का शोर, टहलते दौड़ते हिरन, ये मनाजिर है कोट डेजी में वाक़े तारीखी मेहरानू जंगल के। तालपुर खानदान की जानिब से कायम करदा जंगल 2000 एकड़ एराजी पर मुश्तमिल है। यहाँ कोई दरख्त काट सकता है, ना ही शिकार कर सकता है। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें गूंजती रहती हैं। शदीद बारिशों से जंगल को नुकसान पहुँचा है। तालपुर खानदान के मीर ज़हीर अब्बास तालपुर का कहना है कि हुकूमत की मदद से इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जी, मेहरानो जो है वो 1790 से एक कदीम शिकारगाह रहा है और उसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है एक सेंचुरी, जिसमें जानवरों के लिए अमन की जगह है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती थी। पहले तो बारिशों से पहले तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, यहाँ पे जानवर भी है, हिरन भी है, फाड़ा भी है, स्पॉटेड डियर भी है। लेकिन बारिशों के बाद इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हुकूमत इस पे तवज्जो दे ताकि इसको हम बेहतर से बेहतर बना सकें। मुकामी अफराद ने भी हुकूमत से कौमी विरसे को बचाने की अपील की है। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने जोरे बाजू से डोगरों से आज़ादी हासिल करके गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक किया था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हर साल 1 नवंबर को जश्न आज़ादी मनाते हैं। इस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में कई तकारीब हुई, जिसमें सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।